गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी क्वथनांक, गलनांक, द्रवणांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब की डेफिनेशंस की स्टडी हम लोगों ने की थी, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है। उसी लेसन नंबर 6 के नेक्स्ट यूनिट की हम स्टडी आज करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण का पृथक्करण। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या है। तो पहले हम मिक्सचर समझते हैं कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात के आपस में मिला दिया जाए तो जो भी संरचना बनेगी या जो भी संगठन बनेगा उसी को हम मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में पदार्थों के मिलने का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो ये जो मिश्रण है, इन मिश्रण में हम तरह तरह के पदार्थों को आपस में मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दाल में चावल मिल गया, शक्कर में नमक मिल गया, या शक्कर में नमक भी मिल गया, यूरिया भी मिल गया। तो जो मिश्रण बना है, इन मिश्रण में से इन सभी पदार्थों को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, इसी क्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं। और ऐसा हम अपने घरों में भी देखते हैं कि जब हमारे घरों में खेत से कोई भी अनाज आता है या मार्केट से कोई भी अनाज आता है तो उस अनाज में कुछ खरपतवार, सरसों के दाने या कुछ अन्य अनाज भी उसमें मिले हुए होते हैं। तो हम विभिन्न विधियों को अपना करके, बीनना, पछोड़ना, फटकना या और भी जो विधियां हैं, इन विधियों को अपना करके हम गेहूं को, चावल को या अन्य अनाज को साफ कर लेते हैं। इस विधि को भी हम पृथक्करण कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि पृथक्करण होता क्या है, तो किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। Mean the separation of constituent particles of a mixture is known as separation, यानी एक क्रिया है। तो एक प्रश्न बनता है कि सेपरेशन की जरूरत क्यों होती है। तो सेपरेशन की जरूरत कुछ इन कारणों से होती है कि हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, हम मिश्रण से क्या अलग करना चाहते हैं और क्यों अलग करना चाहते हैं। तो हम स्टडी करते हैं कि मिश्रण की सेपरेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मिश्रण से पृथक्करण की आवश्यकता इन कारणों से होती है। नंबर 1, अनावश्यक तत्वों की प्राप्ति। जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी किसी जरूरत के अनुसार कोई मिश्रण बनाया और उस मिश्रण में कुछ ऐसे भी पदार्थ मिले हुए हैं जो हमारे हिसाब से गलत हैं, अनावश्यक हैं, अनयूजफुल हैं। तो ऐसे पदार्थों को हमें वहां से अलग करना है, जैसे गेहूं से खरपतवार को अलग करना होता है। तो हम पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं और हम सेपरेट कर देते हैं उन पदार्थों को मिश्रण में से, जिससे कि मिश्रण में सिर्फ वही संगठन बचा रह जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे हमें गेहूं में सिर्फ गेहूं की आवश्यकता है, तो हमने गेहूं में से खर पतवार, धूल, सरसों के दाने या अन्य कोई अनाज अगर उसके अंदर है तो उसको हमने अलग कर लिया। तो अनावश्यक पदार्थों की प्राप्ति के कारण या प्राप्ति के लिए हम पृथक्करण करते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है, लाभदायक तत्वों की प्राप्ति। मान लीजिए कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में से कुछ पदार्थ तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है और कुछ पदार्थ हमारे लिए लाभदायक यानी यूजफुल है। तो हम क्या करें कि हम विभिन्न विधियों को अपना करके उस मिश्रण में से वो जो यूजफुल सब्सटेंस है, लाभदायक पदार्थ है, उसको हम अलग कर लें। तो इसलिए भी हम मिश्रण का पृथक्करण कहते हैं। जैसे जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं या जमीन के अंदर से निकलने वाले अयस्कों में से हम खनिज तत्वों को अलग करते हैं, सोना, चांदी, इन सब चीजों को। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति। कोई मिश्रण है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए जमीन से निकला हुआ सोना है, तो सोने के साथ कुछ और अशुद्धियां मिली हुई हैं। फिलहाल हम केमिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहे हैं, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मान लो सोने के साथ बालू मिला हुआ है, सोने के साथ लोहा मिला हुआ है या सोने के साथ अन्य पदार्थ मिले हुए हैं और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सोना। तो हम सोने में से इन अन्य पदार्थों को अलग कर लेंगे और शुद्ध पदार्थ यानी सोने की प्राप्ति कर लेंगे। इस उद्देश्य से भी हम मिश्रण का पृथक्करण करते हैं। लास्ट पॉइंट है मिश्रण के तत्वों का अनुपात ज्ञात करने के लिए। आपको मालूम है कि कोई भी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। तो अगर हमारे मन में आया कि जो मिश्रण हमारे पास है, इस मिश्रण में जो जो तत्व हैं, मान लो एक मिश्रण है जो A, B, C तीनों के मिलने से बना हुआ है, तो हमारे दिमाग में अगर प्रश्न आता है कि इसमें से A, B और C की प्रतिशतता या अनुपात कितना है, तो हम पृथक्करण विधि के द्वारा तीनों को अलग कर लेंगे और उसके बाद चाहे आयतन के हिसाब से चाहे भार के हिसाब से उसका अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम मिश्रण का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर
करते हैं। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। अब हम स्टडी करते हैं कि पृथक्करण की विधियां कितनी हैं, यानी किन किन मेथड्स को एडॉप्ट करके हम किसी भी मिक्सचर से उसके तत्वों का सेपरेशन यानी पृथक्करण कर सकते हैं। तो इसकी जो विधियां हैं ये बहुत कॉमन है, जो कि अशुद्धि के नेचर पर, यानी कौन सी अशुद्धि से मिली हुई है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, इसके आधार पर हम अलग अलग विधियों के द्वारा मिश्रण का पृथक्करण करते हैं। तो जो पहली विधि है वो विधि है बीनना, और इस विधि को आप अपने घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें चावल बनाना होता है या दाल बनाना होता है तो हम उसमें जो अन्य अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, अगर वो आकार में इस आकार की हैं कि उनको हम हाथों से पकड़ सकते हैं, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम उन अनुपयोगी और अवांछित पदार्थों को अपने उस अनाज में से हाथ से बीन बीन कर अलग निकाल देते हैं। जैसा कि हमारे घरों में माताएं बहनें चावल दाल या इन सब चीज़ों का पृथक्करण हाथों से करती हैं। दूसरी विधि है चालना। अगर हमारे अनाज में या हमारे किसी भी पदार्थ में कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जो भार में हल्की हैं और अगर छन्नी से छाना जाए तो वो नीचे गिर जाएंगी या छन्नी के अंदर रह जाएंगी, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप आटे को चालते हैं तो आटे में भूसी मिली होती है, हम आटे को एक महीन छन्नी में रख कर हिला देते हैं, आटा नीचे गिर जाता है और चोकर या जो भूसी है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है। इस विधि को हम बोलते हैं चालना। नेक्स्ट है फटकना। फटकना नाम का प्रोसेस इस पर निर्भर करता है, जैसे आप सूप में पछोड़ते हो तो ये इस पर निर्भर करता है कि पदार्थ के साथ, अगर पदार्थ भारी है और उसके साथ कुछ हल्की अशुद्धियां हैं तो फटकने से हल्की अशुद्धि दूर छटक जाती है और भारी अनाज सूप के अंदर या उस फटकने वाले बर्तन के अंदर ही रह जाता है। इस विधि को हम फटकना कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फटकने की विधि का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब हमारे मिश्रण में हल्का और भारी दोनों प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं। नेक्स्ट है ओसाना। ओसाना नाम का प्रोसेस, इसको भी हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे मिश्रण में कुछ बहुत हल्का पदार्थ होता है, जैसे धूल हो, भूसी हो, भूसा हो या हल्के आकार के कुछ अनाज हों, तब हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम करते क्या हैं, या तो हम तेज हवा के दिशा में अनाज को गिराते जाते हैं और जो अनाज का हिस्सा भारी होता है वो पास में इकट्ठा हो जाता है और जो हल्का हिस्सा होता है वो उड़ करके दूर चला जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हवा नहीं चल रही है तो किसी ऊंचे स्थान पर आप खड़े हो जाइए और अनाज को गिराइए, तो अनाज का भारी हिस्सा सेक नीचे गिर जाएगा और हल्की चीज़ें थोड़ी दूर पर छिटक के चली जाएंगी। इस विधि को हम ओसाना कहते हैं और ये विधि किसान और घर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो अगर हमारे मिश्रण में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं जिनके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान हैं, यानी वो लोहे के कण हैं या कोबाल्ट के कण हैं, तब हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम करते क्या हैं कि चुंबक के पट्टे पर अपने उस मिश्रण को गिरा देते हैं और चुंबक का पट्टा चलता रहता है। तो मिश्रण का जितना हिस्सा चुंबकीय होता है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वो पट्टे से चिपक जाता है और पास में ही इकट्ठा हो जाता है। और जो अनाज होता है जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होते, वो छिटक कर दूर इकट्ठा हो जाते हैं और हमें दो ढेर मिल जाते हैं, एक ढेर चुंबकीय पदार्थों का और एक ढेर हमारे अनाज का। इस तरह से हम मिश्रण से अपने अनाज को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। पीछे के वीडियो में मैंने सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन नाम की क्रिया की परिभाषा बहुत अच्छे से आपको समझाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो है। तो ऊर्ध्वपातन वो क्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। हम जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव में बदलता है, लिक्विड में, और फिर गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्रिया में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थेलीन, ये सारी चीज़ें ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती हैं। तो अगर कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला हुआ है जो गर्म करने पर स्वयं भाप बन के निकल जाएगा, तो हम उस पदार्थ को गर्म कर देते हैं और जो पदार्थ उसमें ऊर्ध्वपातन के लायक होता है वो भाप बन के अलग चला जाता है और मिश्रण में शुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छानना। अगर हमें कभी ये पता होता है
कि जो भी अनाज हमारे पास है या जो भी मिश्रण हमारे पास है उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी हैं जो आकार में बहुत छोटी हैं, तो उनको चालने के लिए या उनको छानने के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप चलनी भी कह सकते हो। चालना और छानना दोनों लगभग एक समान है। चालने में होता क्या है कि उसमें कुछ महीन और हल्के आकार का पदार्थ होता है, और छानने में पदार्थ का भार अलग अलग होता है मगर आकार डिफरेंट पाए जाते हैं। तो ऐसे में हम किसी भी छन्नी में अगर गोल आकार का पदार्थ है तो गोल छन्ना ले लेंगे, और अगर चौकोल है तो चौकोल छन्ना ले लेंगे, अगर लंबा सा चावल है चावल के छेद के आकार का छन्ना ले लेंगे और छान देंगे और हमारा मिश्रण सेपरेट हो जाएगा, हमें दोनों पदार्थ अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारण। जो भी अशुद्धियाँ पानी में न घुलती हैं न पानी में बैठती हैं, ऐसी अशुद्धियों को पानी के पेंदी में बैठाने के लिए हम भारण विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम करते क्या है, जैसे मान लो तालाब का गंदा पानी है तो तालाब के गंदे पानी में अघुलित अशुद्धियाँ घूमती रहती हैं और पानी धुंधला सा दिखता है, तो उसमें एक धागे में बांध के आप फिटकरी बैठ डाल दीजिए। फिटकरी के प्रभाव से जो भी मिट्टी के कण हैं वो भारी होकर पेंदी में बैठ जाएंगे और ऊपर हमें साफ पानी मिल जाएगा। इसी विधि का इस्तेमाल करके हमारे कमांडोज और हमारे आर्मी के लोग जंगलों में और अपने ऑपरेशंस में गंदे पानी को साफ करके पीते हैं। तो भारण विधि तभी इस्तेमाल करेंगे जब पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ पेंदी में ना बैठें, यानी सस्पेंडेड ना होने पाए। नेक्स्ट है तल छटीकरण। तल छटीकरण का मतलब होता है पेंदी में बैठाल देना। इस विधि का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे मिश्रण में भारी और हल्की दो तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, तो हम मिश्रण को पानी में डाल देते हैं और पानी से भीग करके जो भारी अशुद्धियाँ हैं या भारी अनाज कह लो वो पेंदी में बैठ जाती हैं और ऊपर हल्की अशुद्धियाँ तैरती रहती हैं। जैसे हमारे घरों में महिलाएं गेहूं की धुलाई करती हैं, तो गेहूं को एक तसले में डाल दिया जाता है, भारी होकर के गेहूं पेंदी में बैठ जाता है और हल्की गेहूं, सड़े हुए गेहूं, भूसी भूसा सब पानी के ऊपर आ जाते हैं। इसको भी हम तल छटीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इंपॉर्टेंट है। अपकेंद्रण एक ऐसी क्रिया है जैसे कोई द्रव का मिश्रण है और उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं, कोई आकार में भारी है और कोई आकार में हल्का है। तो हम क्या करते हैं कि उस द्रव को किसी बर्तन में रख करके बहुत तेज़ी से उसको घुमा देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो बहुत तेज़ी से घुमाने का ये फ़ायदा होता है कि जितने भी भारी तत्व होते हैं वो सेंटर पे मिल जाते हैं केंद्र में, और जितने हल्के होते हैं वो दूर छिटक जाते हैं। इसी विधि के द्वारा हम मक्खन तैयार करते हैं और इसी विधि के द्वारा हमारे घरों में गर्म करके घी का भी निर्माण होता है, मगर मक्खन में इसका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आसवन। आसवन विधि का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब दो अलग अलग क्वथनांक की वस्तुएं आपस में मिल जाएं। जैसे मान लो कि ये इंपॉर्टेंट है, दो वस्तुएं हैं ए और बी। इन दोनों में से किसी एक का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट मान लो 90 डिग्री है और किसी एक का है 100 डिग्री, और हमें इन दोनों को अलग करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका क्वथनांक कम है आप उसको वहाँ तक गर्म कर दो। तो मान लो हमने ए और बी मिश्रण को 90 डिग्री तक गर्म किया, तो 90 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचते ही ए दूसरे बर्तन में वाष्पित होकर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा बी, क्योंकि बी कितने बॉयल होगा 100 पर, हमने टेम्परेचर कहाँ तक दिया है 90 तक। तो 90 पहुँचते ही ए वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उसको आप अलग इकट्ठा कर लीजिए और पात्र में क्या रह जाएगा बी शेष रह जाएगा। ये विधि है आसवन। इस विधि के द्वारा हम पानी का शुद्धिकरण भी करते हैं जिससे आप डिस्टिल वाटर प्राप्त करते हो। और हमारे घरों में इसी विधि के द्वारा फरा नाम का पकवान बनता है जो चावल के आटे का बनता है, जिसमें उड़द की दाल भर करके हम लोग खाते हैं। तो आंशिक आसवन यानी पार्शली डिस्टिलेशन नाम की विधि का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी भी मिश्रण में ऐसे दो द्रव हों जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम हो। आसवन में क्या था कि क्वथनांक में अंतर ज़्यादा था, लेकिन आंशिक आसवन का इस्तेमाल तब करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट में यानी क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। जैसे हमें पानी से अगर एथिल एल्कोहल यानी शराब को अलग करना हो तो इस विधि का इस्तेमाल होगा आंशिक आसवन का। क्यों? क्योंकि जल क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और
एथिल अल्कोहल यानी जो पीने वाली शराब है, ये 100 से 105 डिग्री के बीच में वाष्पित होना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस आंशिक आसवन का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे किसी भी कंपटीशन में या सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का बहुत कम अंतर होने पर किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो आंशिक आसवन। क्वथनांक में ज़्यादा अंतर होने पर किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है क्रिस्टलीकरण। अगर किसी भी मिश्रण में, मान लो किसी द्रव के अंदर कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ है, जैसे शरबत में पानी के अंदर शक्कर घुला हुआ है और शक्कर कैसा होता है, ठोस। तो अगर हम चाहते हैं कि शरबत में से शक्कर अलग मिल जाए तो हमें क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन नाम की विधि का इस्तेमाल करना होगा। इस विधि के द्वारा शक्कर पपड़ी के रूप में जमकर अलग मिल जाएगा और जल वाष्प में परिवर्तित होकर के किसी ट्यूब के द्वारा किसी अलग बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको ये सारी पृथक्करण की विधियां समझ में आई हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जब आप सेपरेशन पढ़ेंगे, क्लास 12th में आप मेटलर्जी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं धातुओं का पृथक्करण, तो वहाँ भी आपको ये काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज ही लेसन नंबर 6 फिनिश हो गया और इसी के साथ BTC फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की बुक भी फिनिश होती है। इसका एक लेसन है, लेसन नंबर 7, जिसमें कुछ मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की गई है। मैं उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा और इस प्रकार से ये बुक फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।